गुड इवनिंग एवरीवन। ये बाकी लोग कहाँ गए? चलो ठीक, हाँ करने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो लास्ट अपनी बात चल रही थी जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो आप लोगों को एक मेरे पास ये पॉइंट आया कहीं से कि भाई कई बार बच्चों को लगता है कि यार हमें डब्ल्यू के सिलेबस से बाहर भी पढ़ाया जाता है क्या? ऐसा आपको लगता है? अब आपके लगने से क्या होगा? आपने तो कुछ भी नहीं पढ़ा पहले, तो आपको सारे लगेगा। बट उसका लॉजिक जो है वो मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन एओ में पूछा जा चुका है वो डब्ल्यू में पूछ रहे, कोई बड़ी बात। आपको बता दिया मैंने एक आइडिया, अक्सर 30% पेपर आपका रिपीट होता है। समझे बात को? दूसरी बात, सिलेबस के लिए जब मेरे पास ये बात आती है कहीं से, तो मुझे कई बार आपको एक्सप्लेन ये चीज करी मैंने कि सिलेबस एक आउटलाइन है, ठीक है। आपको बोल दिया कि डब्ल्यू क्या है वो अभी आपको धीरे धीरे समझोगे। वैसे ही सिलेबस में तो एक लाइन बोल दी जाती है, लेकिन उसका क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना, क्या एग्जाम में क्वेश्चंस आए, उस बेस पर तय करना, वो सारा थोड़ा सा अपने टीचर्स पे छोड़ना पड़ेगा। तो जिनको भी अगर मन में कहीं ये शंका है ऑनलाइन ऑफलाइन सारे कि सिलेबस, तो वो सिलेबस वाली चिंता आपको नहीं करनी है। अगर आप कर रहे हो तो उसका समाधान तो अब और क्या कर सकते हैं कि आगे से अपन ये भी ट्राई कर लेंगे कि आपको कोई क्वेश्चन उस टॉपिक से किसी एग्जाम में पूछा गया, अब वो तभी संभव होता है जब पीपीटी मोड में होता है, तो वो क्वेश्चन में डाल दूं। बाकी अपन फ्लो में पढ़ने की वजह से क्वेश्चंस डालना अपना रह जाता है। फिर भी प्रयास करेंगे कि जो पिछले किसी एग्जाम में डब्ल्यू वगैरह में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको और अपन उनके साथ, जैसे कि जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग आगे अपन पढ़ेंगे तो साथ में डाल देंगे। मैंने पहले ही कहा था बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस डब्ल्यू के अंदर आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। टिश्यू कल्चर से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी में आता है, और बायोटेक्नोलॉजी का कई नाम टिश्यू कल्चर का सिलेबस में कई नाम नहीं है। तो ये थोड़ी सी शंकाएं आपको दूर करनी पड़ेगी। जब तक शंका रहेगी कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई पे उसका असर आता है। आप मानते हो ठीक है, नहीं पढ़ना मत पढ़ो भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आए आप जानो आपका काम है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उस चीज को, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन स्पेशली ऑनलाइन वालों को भी ये मेरा मैसेज देना जरूरी था। चलो आगे बात करते हैं। अपनी बात चल रही थी जेनेटिक इंजीनियरिंग आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसके कई सारे नाम थे, जिसके अपन ने नाम के तौर पे कहा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक, आरडीटी के नाम से जिसको जाना, जिसे हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन, हमने आनुवांशिक रूपांतरण कहा, जिसे हमने जीन स्प्लाइसिंग भी कहा, ठीक है। कुल मिला के एक जीव से दूसरे जीव में किसी वांछनीय जीन को स्थानांतरित करना, उस प्रक्रिया को ही कहते हैं आरडीटी या आनुवांशिक अभियांत्रिकी, ठीक है। ये अपन ने बात करी। इसके कुछ चरण की बात करी कि कैसे क्या करते हैं, तो कोई खास बात नहीं, डायग्राम के आधार पर हमने बोला था कि वांछनीय डीएनए को पृथक्करण करना, उसको आपको प्लाज्मिड के साथ जोड़ना, ठीक है, और जोड़ के प्लाज्मिड को ग्राही कोशिका में स्थानांतरित करना, और ग्राही कोशिका से आपको वो ट्रांसजेनिक उत्पाद बनाना या जो जेनेटिकली मॉडिफाइड उत्पाद को बनाना। ये एक सिंपल सी प्रक्रिया है। अब बात आ रही थी एंजाइम की, जो अच्छी है, जो क्वेश्चंस में आपको पूछी जा सकती है। एक बात और बता दूं, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ी हुई चीजें कई सारी जेनेटिक्स में क्वेश्चन बना देती हैं, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जैसे कि आगे लाइगेज एंजाइम, जैसे कि आगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आगे आएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये सारे जेनेटिक्स में क्वेश्चंस में आते हैं। तो अपन उस अकॉर्डिंग उस चीज को बात करें। हमने बात करी सबसे पहले क्या क्या टूल्स, क्या क्या आवश्यकता होती हैं जीन स्थानांतरण के लिए। पहली बात आवश्यकता टूल्स के तौर पे एंजाइम, एंजाइम और वाहक की दो मेन बात करनी है। एंजाइम में हमने सबसे पहले बात करी क्लीविंग एंजाइम, विदलन एंजाइम जिनको कहते हैं, जो डीएनए को अलग करना, डीएनए के किसी भाग को अलग करना या डीएनए को काटने में जो एंजाइम काम आते हैं उन्हें कहते हैं क्लीविंग एंजाइम, विदलन
एंजाइम, ठीक है। इनमें सबसे पहला एंजाइम जो हमने बात किया एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस यानी कि वो एंजाइम जो डीएनए को सिरों से काटेगा। ये डीएनए है, सिरों से, एंड सिरे किस नाम से जाने जाते हैं? 3 प्राइम या 5 प्राइम। ये डीएनए की खासियत है जो अपन डीएनए में पढ़ेंगे। तो डीएनए के सिरे 3 प्राइम 5 प्राइम से डीएनए के सिरों को काटता है अगर एंजाइम, तो वो कहलाएगा एक्सोन्यूक्लियस। एक्सो मतलब बाहर की तरफ से, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड को काटने वाला, जो कि डीएनए हमारा एक न्यूक्लिक एसिड यानी जिसको हिंदी में केंद्रक अम्ल कहते हैं। 2 प्रकार के केंद्रक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और, बोलो भाई, डीएनए और, सब जानते हो। तो आरएनए को काटने वाला एंजाइम में अलग होगा, डीएनए के लिए अलग होगा, ठीक है। दूसरी बात, एक्सोन्यूक्लियस के साथ हमने दूसरा पढ़ा एंडोन्यूक्लियस, वो एंजाइम जो डीएनए को काटेगा लेकिन सिरों से नहीं काटेगा, सिरों के अलावा मध्य से कहीं से भी डीएनए को काट सकता है, ऐसा एंजाइम कहलाएगा एंडोन्यूक्लियस। क्या कहलाएगा? एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस में भी विशेष प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो वो एंजाइम जो डीएनए को किसी विशिष्ट स्थल पर, वो स्थल कैसे पहचानेगा, क्या न्यूक्लियोटाइड का क्रम है, ठीक है, वो डीएनए में अपन बात करेंगे। ए, टी, सी, जी, नाइट्रोजन, क्षार के आधार पर हम बात करते हैं। तो कुल मिला के डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटने वाला एंजाइम क्या कहलाएगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसको हिंदी में कहेंगे प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं, पर ज्यादा फेमस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसे हम आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से हम जानते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन में आता है। सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम खोज किया गया वो कौन सा है? हिंद सेकंड, जिसका नाम हिंद सेकंड कहीं आ जाए तो हल्का सा ध्यान रखना। आप इसके शब्द को पकड़ेंगे, रेस्ट्रिक्शन मतलब मैंने कहा कि इस रो की बात कर रहा हूं, रेस्ट्रिक्शन मतलब इसी लाइन की बात कर रहा हूं, पूरी क्लास की बात नहीं कर रहा हूं। वैसे ही कह दिया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मतलब वो जिस जगह से काटेगा वो फिक्स जगह, पूरे डीएनए पे हर कहीं नहीं काट सकता है, वो विशिष्ट स्थल से ही काटेगा। वो स्थल कैसा है वो एंजाइम के अनुसार फिक्स होता है, जो हमें कोई लेना देना नहीं है, बट हमें परिभाषा में ध्यान रखना है कि नाम में ही है रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध, जिस जगह पे फिक्स है उसी जगह से ही काटेगा, हर कहीं से एंजाइम नहीं काट सकता डीएनए को, ठीक है। ये अपन ने बात कर ली थी। उसके अलावा लास्ट पॉइंट के बाद यही हुआ था बात, ठीक है। तो दूसरी बात ये थे अपने क्लीविंग एंजाइम, जिसको ए से लिखा है, फर्स्ट से ए से लिखा है ना। दूसरा आते हैं अपन, जिसे अपन यहां पर कहेंगे, जिनको सिंपल सा कहें तो संश्लेषी एंजाइम भी कह सकते हैं अपन, संश्लेषी एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम। क्या है समझते हैं आप मेरे साथ, समझना है फिर ही नोट करना, पहले समझेंगे सिंथेसाइजिंग एंजाइम क्या है, समझते हैं बात को। बहुत आसान सी बात है, ये आपको जेनेटिक्स में भी काम आने वाला है। कैसे? ध्यान से देखना है। आप यहां पर कर क्या रहे हो, आप यहां पर जो एंजाइम उपयोग करोगे वो डीएनए से संबंधित सारी बात होगी। जीन का होता है डीएनए पर, जीन आरएनए पे नहीं होता है। तो हमारे को यहां पर आरएनए से संबंधित किसी एंजाइम की आवश्यकता, हमें डीएनए से संबंधित बात ही ध्यान रखनी है। यहां पर 2 एंजाइम काम आते हैं, कुल मिलाकर हमें डीएनए बनाने में काम में आने वाले एंजाइम। डीएनए से जब डीएनए बनता है तो एंजाइम कौन सा काम आता है, कोई बता सकता है? डीएनए से डीएनए बनना यानी कि रेप्लिकेशन, कौन सा एंजाइम? वेरी गुड, किसी ने बोला डीएनए, किसने बोला डीएनए पॉलीमरेज? अरे सही बोला, किसने बोला? किसी ने बोले तुक्का ही मारा, किसने बोला? बोला तू नहीं बोला? अरे सही बोला, आरएनए बोला, डीएनए पॉलीमरेज। नाम ही समझना। देखो एंजाइम जब आप पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री में, एक खास बात बताता हूं, कॉन्सेप्ट को पकड़ना। हम पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमर यानी कि बहुलक, कौन किसका बहुलक है? ये न्यूक्लियोटाइड का, और बना क्या रहे? डीएनए। जब डीएनए बनाना है और बहुलक बनेगा है तो न्यूक्लियोटाइड का, तो एंजाइम काम आएगा डीएनए पॉलीमरेज। और अगर आरएनए बनाना है डीएनए से तो कौन सा एंजाइम काम आएगा? बोलो भाई, आरएनए पॉलीमरेज।
ये इसलिए याद दिला रहा हूं कि आरएनए बनेगा तो आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए बनेगा तो डीएनए पॉलीमरेज। ये सिंपल सी बात है, को रटना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, कई बार हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी चीज, इसको मैं और आसानी से इस बात को यहाँ पे करते हैं क्योंकि आगे भी अपने को पढ़ना रहेगा। सेम चीज लिख रहे हैं दूसरे तरीके से। ये आपके पास डीएनए है, डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? जिससे अपन आगे भाई, हाँ, रेप्लिकेशन कहलाता है, जिससे रेप्लिकेशन को हम यहाँ पर डीएनए पुनरावृत्ति भी कहते हैं, डीएनए द्विगुणन भी कहते हैं। वो सारी बात आपको उधर लिखवाऊंगा मैं, ठीक है। डीएनए से डीएनए बन रहा है तो कौन सा एंजाइम काम आ रहा है? अभी बोला अपन ने, डीएनए पॉलीमरेज काम आ रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनना, और आरएनए भी विशेषकर हम बात करते हैं एमआरएनए। सबसे मेन आरएनए कौन सा होता है? एमआरएनए। तीन तरीके के आरएनए पढ़ते हो आप, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। तो यहां पर सबसे मेन जो हमारा डीएनए की सूचना प्रोटीन बनाने में जो लेके जाता है वो कौन सा आरएनए? एमआरएनए। तो डीएनए से एमआरएनए बनना, इस प्रक्रिया को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। सुना है? मैंने भी बता दिया कई बार, क्या बोलते हैं। और एंजाइम जो काम आएगा यहां पर कौन सा आएगा? यहां पर एंजाइम काम आएगा आपका आरएनए। अभी बताया मैंने क्या, डीएनए से आरएनए बनाने में कौन सा काम आएगा? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और आरएनए से प्रोटीन का बनना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। हिंदी अभी लिख देंगे इनकी, ट्रांसलेशन, अनुवादन जिसको कहते हैं, ठीक है। इसमें एंजाइम्स कौन से हैं वो आगे पढ़ते टाइम में बताएंगे, फिलहाल जो काम आएंगे उस पर आते हैं। अब हमारे भी बायोटेक्नोलॉजी में बात आ रही है, हमारे को क्या करना है? डीएनए बनाना है। आरएनए हमें भी बनाना ही नहीं, मतलब इस एंजाइम की आवश्यकता अभी नहीं है। तो हमारे पास डीएनए बनाने के दो तरीके हैं। एक डीएनए का बनाने का तरीका डीएनए से डीएनए बनाना, यानी कि पहली वाली रेप्लिकेशन वाली प्रक्रिया है। दूसरा, हम डीएनए कैसे बना सकते हैं? हमारे पास डीएनए बनाने का एक और तरीका है जिसमें हम एमआरएनए से डीएनए बना सकते हैं। एमआरएनए से भी डीएनए बना सकते हैं, और ये प्रक्रिया है वो ट्रांसक्रिप्शन की उल्टी है। इसे क्या बोलते हैं? विपरीत अनुलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये बात है क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है उसमें एंजाइम कौन सा काम आता है, तो बता सकता है? बता देना चाहिए कोई ना कोई। जैसा प्रक्रिया का नाम वैसा एंजाइम का नाम, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये वैसे ये पूरा फ्लो डायग्राम में बताता हूं कब? आपको जेनेटिक्स में। लेकिन जो हमारे को यहाँ पर दो संश्लेषी एंजाइम पढ़ने हैं वो दो कौन से हैं? पहला तो है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से डीएनए बनाएंगे तो डीएनए पॉलीमरेज, और आरएनए से, आरएनए एमआरएनए भी नहीं बोले, वो तो यूं बोलते हैं आरएनए से डीएनए बनाना है तो एंजाइम कौन सा काम आएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। प्रक्रिया तो कहलाएगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मैंने पहले ही कहा था एंजाइम के नाम के पीछे एज आता है, डीएनए पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो बात क्लियर है, ये चीज आपकी पड़ी हुई है और आगे ये चीज पूरी जेनेटिक्स में आनी है। फिलहाल और इसको डिटेल में बताएंगे, फिलहाल इतना ध्यान रखना हमारे को दो यहाँ पे आवश्यकता पड़ रहा है। अब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में दो संश्लेषी एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आरएनए पॉलीमरेज तो आरएनए बना रहा है, यानी कि एक बार ध्यान से देख लो, डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन द्विगुणन या डीएनए पुनरावृत्ति कहते हैं, जहां पर एंजाइम काम आता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन कहलाता है, जहां पर एंजाइम काम में आता है कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन, अनुवादन कहलाता है। अब एमआरएनए से डीएनए भी बन जाता है कई बार, तो उस प्रक्रिया को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसको इंग्लिश का नाम इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि एंजाइम का नाम ही उसी से बना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नोट कर लो, इनके हिंदी के एक आध शब्द भी साथ में लिख देता हूं।
नीचे पीली एरो के नीचे ट्रांसक्रिप्शन वाली बात, ब्लू एरो से ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाली बात, ध्यान रखना है ना। ऑनलाइन वाले क्या कह रहे हैं? सी डीएनए, वेरी गुड। सी डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है जो एमआरएनए से बनता है, उस डीएनए को सी डीएनए बिल्कुल कहते हैं अपन, ठीक है। बिल्कुल, इस पूरे डायग्राम को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं अपन। बहुत सारी चीजें हैं बट मैं और सारी चीजें आपको जेनेटिक्स के साथ बताऊंगा। अपन जब बात कर ही रहे हैं तो मैं क्या डिटेल लिखना नहीं चाह रहा, बट इस चित्र को पूरा ये बनता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा। क्या होता है सेंट्रल डोग्मा? इस पूरी प्रक्रिया को जो हमने डायग्राम में बनाई, इसे सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जो डीएनए बनेगा वो फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी कहते हैं, उसको सी डीएनए भी कहते हैं। ये वहां लिखवा देंगे आपको, है ना, ज्यादा यहां पे लोड नहीं दे आपको। कुछ चीजें आपको लगेगी तो चिंता नहीं करना, अभी अपन डीएनए पढ़ेंगे, आरएनए पढ़ेंगे, सारी चीजें वहां क्लियर हो गई, है ना। जिनके नाम के पीछे एज आ रहा वो एंजाइम है, चाहे डीएनए पॉलीमरेज, चाहे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, चाहे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, चाहे आरएनए पॉलीमरेज, ये तीन जिनके नाम के पीछे एज आ रहा वो एंजाइम है। और हमारे को जो बायोटेक्नोलॉजी में संश्लेषण एंजाइम काम आ रहे हैं वो दो, जिन पे मैंने टिक लगा रखा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और डीएनए पॉलीमरेज। तो यहां उदाहरण करके नीचे अपन लिख देंगे, ये डायग्राम तो अपन ने बना दिया पूरा समझने के लिए। अरे इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? पक्का आ गया समझ में? कि कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, वैसे अपन आगे चर्चा करेंगे, पर डाउट पूछना आपका काम है। यहां से ढेर सारे क्वेश्चंस आपके जेनेटिक्स के अंदर बनते हैं, याद होना चाहिए। अब उस क्वेश्चन को जेनेटिक्स का बोलो या बायोटेक का बोलो, ढेर सारे क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं कि भाई डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कौन सा एंजाइम काम आ रहा है वो अपने को ध्यान है। यहाँ पर एक बात और बोली, वो नोट लगा के मैं भी लिखवा दूंगा, जो ताकि आगे कहीं छूटे नहीं अपना पॉइंट, क्वेश्चन आ जाता है कई बार। पहले आपने नोट कर लिया सबने? हो गया? चलो आगे बात करते हैं। एक तो मैं कुछ और एक और चीज दिखाना चाह रहा था। हाँ, पहले तो अपन संश्लेषण एंजाइम जो है उसका उदाहरण यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं हो। वैसे कोई नहीं पूछेगा, आपको ध्यान होना चाहिए डीएनए बनाने के लिए यहाँ जो एंजाइम काम में आ रहे हैं। उदाहरण दो कौन से अभी हमने पढ़ ली, बोलो भाई। डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा कौन सा है? रिवर्स, नहीं आरएनए वाला नहीं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि डीएनए बनाना है, आरएनए से में कोई लेना देना नहीं है बायोटेक के अंदर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से जो एंजाइम बनता है, यानी कि इसको मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं, एमआरएनए से क्या बनाता है ये? डीएनए। और डीएनए भी कौन सा? सी डीएनए। सी डीएनए का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सी डीएनए का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसका हिंदी अर्थ होता है संपूरक डीएनए। संपूरक डीएनए। देखो सिंपल सी बात बताते हैं कैसे। डीएनए जो है वो आरएनए जो बना, आरएनए के अनुसार डीएनए की श्रृंखला बनेगी। आपको पता है कि डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। क्या सभी को पता है? कोई ऐसा जिसको नहीं पता है? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन डीएनए में।
आरएनए में होता है एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन। सेम वैसा ही है, फर्क इतना सा है, डीएनए में थाइमिन होता है तो उसकी जगह आरएनए में क्या होता है, बोलो, यूरेसिल होता है। सबको पता है ना। तो ये क्या होगा कि आरएनए हमने बढ़ा दिया, आरएनए के जैसे इधर आपको एक चीज और आगे आएगी कि एडेनिन के सामने हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, एडेनिन के सामने कौन आता है, थाइमीन। कौन आता है, तो थाइमीन के सामने कौन आएगा, एडेनिन के सामने। तो थाइमीन के सामने कौन है, मेरे सामने ये खड़ा है, तो इसके सामने कौन खड़ा है, हाँ आप। तो एडेनिन के सामने थाइमीन, तो थाइमीन के सामने साइटोसिन, के सामने ग्वानिन, तो ग्वानिन के सामने, और जहां डीएनए की जगह क्या हो जाएगा, आरएनए। तो आरएनए में बात थोड़ी सी बदल जाएगी, बस यूरेसिल आ जाएगा। तो अगर आरएनए में कोई श्रृंखला हमारे पास है तो उससे क्या हम डीएनए की श्रृंखला बता सकते हैं, बता सकते हैं, बिल्कुल, वो हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या होता है कि आरएनए के अनुसार डीएनए बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, इसलिए इसको समपूरक डीएनए कहते हैं। डीएनए से डीएनए बनेगा तो समपूरक डीएनए नाम उपयोग नहीं होगा। ये बात और नोट करो, ये बच्चों ने कमेंट में लिखी इसलिए मेरे को लिखवाना जरूरी था, वैसे आगे बात आ जाती। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के ब्रैकेट में अपन ने ये बात लिखी है, ध्यान रखना है ना। सीडीएनए, सीडीएनए मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को समपूरक डीएनए हिंदी में कहते हैं। एक बात और अपन लिख रहे हैं यहां पे, संयोजक एंजाइम, संयोजक बोलो या योजक बोल दो, एक ही बात है, संयोजक कह देते हैं। संयोजक का मतलब जोड़ना, दो चीजों को जोड़ना, तो संयोजक कह दिए या संयोजक या योजक भी कहते हैं। कुल मिला के आपने डीएनए का काटने का तो काम कर लिया, अब आपके पास वांछनीय डीएनए है, देख लेना, एक मिनट नोट कर लेंगे, इधर ध्यान दो, 2 मिनट। आपके पास वांछनीय डीएनए है, प्लाज्मिड है, इसको काट के लिया है, प्लाज्मिड को खोल दिया काट के, अब इसको लाके यहां जोड़ना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा। चिपकाने के लिए पूरी जेनेटिक्स, पूरी बायोटेक, सभी जगह एकमात्र एंजाइम डीएनए, बस और कोई नहीं है। तो ज्वाइनिंग एंजाइम, दो डीएनए को जोड़ना है, चिपकाना है, जोड़ना है, जहां भी जोड़ने की बात है डीएनए लाइगेज, ये भी नोट कर लो। तो ये 3 कैटेगरी एंजाइम की सबसे महत्वपूर्ण है जो हमारे को इस तकनीक के अंदर काम में आती हैं। डीएनए लाइगेज को लाइगेटिंग एंजाइम भी कह देते हैं, क्योंकि लाइगेज मतलब जोड़ने से संबंधित बात है। नाम के पीछे एज है, एंजाइम में सभी जगह एज मिलेगा, एक्सेप्ट कौन सा एंजाइम बताया था कल मैंने, जिसमें एज नहीं होगा। सारे एंजाइम प्रोटीन, कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं होता है, कौन सा, वेरी गुड, कुछ कुछ बोल रहे हैं, क्या वो कौन सा है, राइबोसोम, राइबोजाइम। कल अपन ने बताया था ना कि सारे प्रोटीन, सारे एंजाइम प्रोटीन है सिवाय राइबोसोम। राइबोसोम क्या है फिर बताओ, राइबोसोम है क्या, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, वो खुद एक न्यूक्लिक एसिड है, वो खुद एक केंद्रक अम्ल, ठीक है ना। हो गया नोट सबका। एंजाइम जो भी काम में आते हैं वो सारी बात आगे अपने पास सामने, आगे एक आध एंजाइम जो दूसरी प्रक्रिया में आएगा वो आगे बात करेंगे। नोट कर लिए सबने, चलो आगे बात करते हैं वाहक, वेक्टर, कौन से वेक्टर होते हैं उसी पर आते हैं। सबने कर लिया नोट। तो टूल्स में दूसरा जो अपने को ध्यान रखना वो है वेक्टर या वाहक। कुल मिला के मुझे यहां से घर जाना है तो मुझे व्हीकल चाहिए, चाहे बाइक है, साइकिल है, कार है, कुछ भी व्हीकल चाहिए। वैसे ही डीएनए को
आपके एक जीव की कोशिका से दूसरे जीव की कोशिका में स्थानांतरित करना डायरेक्ट उड़ के नहीं आ सकता, वहां से निकाल के किसी के साथ जोड़ा जाएगा, वो उसको लेके आएगा, फिर यहाँ पे छोड़ के चला जाएगा। तो जो लेके आएगा वो डीएनए क्या कहलाएगा, जिसको भी हमने कल प्लाज्मिड कहा था। बट केवल अकेला प्लाज्मिड वाहक नहीं है, प्लाज्मिड तो हम अधिकतर पढ़ने में आता है। क्या चीजें हैं, तो कुल मिला के परिभाषा ध्यान से इधर देखना, वह डीएनए जो वांछनीय डीएनए के साथ जुड़कर एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करने में उपयोगी है। एक जीव से दूसरे जीव में वांछनीय डीएनए को स्थानांतरित करने में उपयोगी होता है। बड़ी आसान सी बात है, इसको बस भाषा बना के अपन ने लिखा है, हम पहले से जानते हैं स्थानांतरित करने में उपयोगी होता है। परिभाषा रटनी नहीं है, समझना है। जैसे बैसिलस थुरिनजेंसिस बैक्टीरिया से हमने कौन सा जीन निकाला, कई सारे जीन के नाम बोले थे, कोई एक नाम बता दो। ट्राई1 ट्राई2 VAP3 है। तो ऐसे जीन बैसिलस थुरिनजेंसिस से लेकर आए हम किसके अंदर, कपास की कोशिका के अंदर, किसकी मदद से, वाहक की मदद से। वाहक वहां पे उपयोग किया प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस का। तो प्लाज्मिड क्या है, डीएनए है। तो वो डीएनए जो वांछनीय डीएनए के साथ जुड़ा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था, दोनों का जुड़ने के बाद क्या बना था, रिकॉम्बिनेंट के साथ जुड़कर वांछनीय डीएनए को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करने में उपयोगी आता है। उस डीएनए को क्या कहते हैं, वेक्टर। परिभाषा जो चीज मैं आपको बोल रहा था वो लिखी, कोई अपन ने रटी हुई नहीं लिखी, ठीक है। अब बात करते हैं क्या होते हैं वाहक। इसके अगर प्रकार की बात करें तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है प्लाज्मिड। क्या है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की अगर हम बात करें, प्लाज्मिड ऐसा नहीं कि एक ही प्लाज्मिड है जो फेमस है। प्लाज्मिड जो है हमारा सबसे फेमस जो है वो हम जाने तो टीआई प्लाज्मिड। कौन सा, इसको अपन इसी में करके लिख देते हैं। पहला है टीआई प्लाज्मिड। टीआई का मतलब बता दो भाई, कल मैंने बताया था टीआई का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग। ट्यूमर कहां सुनते हैं अपन, कैंसर में सुनते हैं ना, तो गांठ बन जाती है उसी तरीके से। तो ये टीआई की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, टीआई प्लाज्मिड। कौन से बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, अभी नाम बोला मैंने, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। ठीक है। ये आपके पाठकों में बहुत ज्यादा उपयोग होते हैं और बायोटेक्नोलॉजी में इसी प्लाज्मिड का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो इसलिए आपको ऐसा क्वेश्चन जेट लेवल से पूछा जाता है कि प्रकृति का आनुवांशिक अभियंता, मैंने बैक्टीरिया पढ़ाते टाइम लिखवाया है, कौन सा है, नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर। हम काम क्या कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। प्रकृति का आनुवांशिक अभियंता जेनेटिक इंजीनियर किसको कहा गया, तो इस बैक्टीरिया को, जिसका नाम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। जो बात शायद अपन ने लिख रखी है, क्या लिखी होगी, लिख देते हैं यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं। प्रकृति का आनुवांशिक अभियंता, आप अभी मत नोट करो, पहले समझो। प्रकृति का आनुवांशिक अभियंता, आनुवांशिक अभियंता मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे, जेनेटिक इंजीनियर। भाई इंजीनियर यही है, सारा काम यही करेगा, इसका वाहक का काम यही कर रहा है। दूसरी बात, ऐसा एक और प्लाज्मिड यहां पर मिलेगा, आरआई प्लाज्मिड। क्या कहेंगे, आरआई प्लाज्मिड। आरआई का मतलब रूट इंड्यूसिंग। क्या नाम है, रूट इंड्यूसिंग। इसको फिर किस बैक्टीरिया से प्राप्त करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम की दूसरी प्रजाति, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स। कौन सी, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स। तो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स। तो राइजो मतलब रूट होती है,
जानते हैं माइकोराइजा में शब्द पढ़ रखा अपन ने, राइजा मतलब रूट, जड़, तो ये जड़ प्रेरित और ये प्लाज्मिड, कुल मिला के बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड है उसको नाम दे दिया गया, इस बैक्टीरिया से जो प्लाज्मिड निकाला गया बायोटेक में काम लेने के लिए उसको नाम दे दिया टीआई प्लाज्मिड, क्योंकि इसका काम ट्यूमर से संबंधित था। इसको इस बैक्टीरिया से निकाला तो इसको नाम दे दिया आरआई प्लाज्मिड। एक बार ये नोट करो, फिर और आगे बात करते हैं। कहीं पर राइटिंग पढ़ने में नहीं आया तो पूछ लेना है ना। वैसे तो बढ़िया राइटिंग है मेरी, क्या पता नहीं भी आए समझ में। यहाँ पे ऊपर होती लिखा, किसी ने बोला नहीं सर होता, मैं फर्क ही नहीं पड़ा होता कि होती। किसको? बिल्कुल हाइब्रिड डीएनए बोलते हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? दो का संयोजन, दो का मिक्सचर। आपने वांछनीय डीएनए और प्लाज्मिड को एक साथ जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? हाइब्रिड। तो हाइब्रिड डीएनए भी इसके लिए नाम रखा जाता है कई बार। जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसी का दूसरा नाम हाइब्रिड डीएनए भी होता है। हाँ होगा। अब अपन क्या एक्चुअली बहुत ज्यादा डिटेल में जाएं तो भी अपने काम नहीं आ पाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, वो भी आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है ना, मैंने तो क्लास में आते ही आज आपको कुछ इसीलिए बोला, बच्चों को तो ये भी ज्यादा लग रहा है, तो इसलिए मैं बड़ा सोच समझ के सीमित चीजें, पर डर ये रहता है कि कहीं आपके साथ किसी क्वेश्चन की चोट ना हो जाए। हमें उन चीजों का भी ध्यान आपके लिए रखना होता है, हमारा पूरा प्रयास होता है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। आज जो चल रहा है और कल इस बायोटेक को पूरा खत्म करा सकता हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं। वैसे अपना जो है अराउंड 10 to 12 क्लासेस में अपने को इसको पूरा करना है, जो शायद आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। जो हो गई 3-4 क्लास तो हो गई शायद। अपने कर लिया नोट सबने? बढ़े आगे? सबने करा नोट? तो बड़ा आसान सा है कि वाहक, बाकी है क्या नोट करना? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, RHIOGENS, राइजोजीन्स। हाँ ये थोड़ा सा मेरी राइटिंग भी खराब है इस जगह कोने में, फिर मैं भी नहीं लिख पाया ढंग से। राइजोजीन्स RHI लिख दिया। तो कुल मिला के सबसे ज्यादा प्लाज्मिड के लिए फेमस बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस और टीआई प्लाज्मिड जो सबसे फेमस है, जो पादपों में जीन स्थानांतरण करने के लिए सबसे उपयोगी। दोनों आपके
टीआई और आरआई उपयोग होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टीआई प्लाज्मिड। आपको पूछे कौन सा प्लाज्मिड सर्वप्रचलित है, तो टीआई प्लाज्मिड। मैं इसी पे टिक लगा रहा हूँ, इसी पे सारी बात कर रहा हूँ, तो अपने को समझ जाना है। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया है जो बायोटेक में जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, तो वाहक के रूप में जिसका प्लाज्मिड उपयोग होता है, तो एग्रोबैक्टीरियम। बाकी इकोलाई का उपयोग करते हैं, लेकिन वाहक के रूप में इकोलाई का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, बढ़े आगे, सबने कर लिया नोट? ठीक है, तो ये दोनों तो, इसके अलावा एक अपन ध्यान रखेंगे रेट्रोवायरस, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। चलो मैं अगले में लिख देता हूं, अपन ने पहला ए करके लिखा ना, दूसरा बी। रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस ये जंतु कोशिकाओं में इसका बायोटेक्नोलॉजी में उपयोग किया जाता है, जंतु कोशिकाओं में उपयोग किया जाता है। पादपों में किसका उपयोग करते हैं, ऊपर वाले दोनों का, वहां भी अपन लिख भी देते हैं। जंतु कोशिकाओं में किसका उपयोग करेंगे, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस तो वायरस है, ठीक है, जो रेट्रोवायरस क्या है, वायरस है। अलग अलग HIV वायरस हो गए, जिस तरीके से यहाँ पर रेट्रोवायरस है जो बायोटेक्नोलॉजी में उपयोग किया जाता है वाहक के रूप में। ठीक है, उसके अलावा बात आती है बैक्टीरियोफेज। क्या कहेंगे, पढ़ रखा है अपन ने, पढ़ा है क्या? क्या होता है, वायरस तो होता है, लेकिन बैक्टीरियोफेज क्या है, कैसा वायरस है, किसको संक्रमित करता है, किसको करता है, बैक्टीरिया को, जीवाणु को करता है। ठीक है ना, सबको पता है। तो कुल मिला के ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया जीवाणु को संक्रमित करता है वो क्या कहलाता है, बैक्टीरियोफेज, जिसे जीवाणु भोजी बैक्टीरिया ईटर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बैक्टीरियोफेज का उदाहरण की बात करें तो लैम्डाफेज, जो बैक्टीरियोफेज है, जिसके भी नाम में फेज आता है वो बैक्टीरियोफेज होता है। और फेज मतलब वायरस। लैम्डाफेज सबसे फेमस बैक्टीरियोफेज का एक उदाहरण, जो हमें पूरी एग्रीकल्चर में बस लैम्डाफेज ही इसका उदाहरण याद रखना है, बाकी अपने को आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, बैक्टीरियोफेज के अलावा आप बात करें यहां पर, तो जिसे कहते हैं यहां पर कॉस्मिड। क्या कहते हैं, कॉस्मिड। कॉस्मिड क्या होता है, कॉस्मिड दो चीजों का मिक्सचर है। एक तो बात करें प्लाज्मिड, प्लाज्मिड एवं लैम्डाफेज का संकर कहते हैं, का हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब आपको मैंने बोला है कि जनरल शब्द है। हाइब्रिड का मतलब ये नहीं कि संकर जो हम प्लांट ब्रीडिंग से बना रहे वो तो वहां पे उपयोग हुआ। हाइब्रिड का मतलब किसी के अंदर दो चीजों की एक साथ बात आती है, तो वो क्या कहलाता है, हाइब्रिड। कोई कार है वो इलेक्ट्रिक भी चल रही है, CNG से भी चल रही है, हाइब्रिड होगी। ठीक है ना, हाइब्रिड का मतलब आप सब जानते हो कि जहां पर दो चीजों की बात एक साथ हो। ये जो कॉस्मिड है ये दो चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मिड और लैम्डाफेज, और इन दोनों का हाइब्रिड जिससे अपन कहेंगे कॉस्मिड। यानी कि पूछ ले निम्न में से कौन सा वाहक नहीं है बायोटेक्नोलॉजी में, तो ये सारे वाहक की ही बात चल रही। इसके अलावा दो वाहक के नाम और ध्यान रखते हैं, एक BAC और एक YAC। BAC और YAC क्या है, दोनों के नाम मिलते जुलते, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बस नाम याद रखना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा सा कभी नाम आ जाएगा ऑप्शन में तो हमें हल्का सा बता रहे, बाकी कोई डिटेल उनकी बात नहीं करनी है। वाई से यीस्ट, वाई से यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। कुल मिला के वाहक में सबसे पहला प्लाज्मिड, फिर रेट्रोवायरस, फिर बैक्टीरियोफेज, फिर आपका कॉस्मिड, फिर BAC और YAC। ये सारी चीजें वाहक के रूप में बायोटेक्नोलॉजी में काम में ले सकते हैं, जिनमें सबसे फेमस TI प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड में भी नोट कर लो सारी बात।
बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन रोज का रोज पढ़ना जरूर, चाहे टेस्ट आ जाए सिर पे, लेकिन पढ़ना जरूर इसको डेली, क्योंकि चीजें थोड़ी सी समझने वाली हैं। पैथो में तो हम याद कर लेते थे, यहाँ पर समझेंगे तो आसानी से याद रहेगी। शब्दों को तोड़ना सीखना पड़ेगा, हर चीज का आंसर निकलेगा ही निकलेगा। कर लिया नोट सबने? बढ़े आगे। तो आगे छोटी सी तकनीक जिससे एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्लियर कट आपको स्पष्ट बता देंगे क्या क्या इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन उस तकनीक को थोड़ा सा समझना है, जिसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाम सुना है? ठीक है, सुना है नाम तो? हाँ भी गरीब, कोई बात नहीं, हाँ बड़ी, हाँ ना दोनों मिक्स है, कोई बात नहीं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हम बात करेंगे। डीएनए क्लोनिंग मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि क्लोन का मतलब होता है किसी चीज को बहुत सारा बनाना, ठीक है। जिससे सोमा क्लोनर टिश्यू कल्चर में पढ़ा अपन ने, जहां पर टिश्यू कल्चर से कई सारे पादप बना दे उन्हें क्या कहेंगे? सोमा क्लोन। और यहाँ पर क्लोनिंग का मतलब क्या है? जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसकी कई सारी कॉपी बनाना, प्रतियां बनाना, वही क्या कहलाता है? क्लोनिंग। तो इसको अपन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। बात आती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बड़ी खतरनाक सा दिख रहा है, कुछ भी नहीं, गिनी चुनी जो बातें हैं पहले डायग्राम पे समझ के फिर अपन इसको नोट करेंगे। तो समझते हैं क्या होता है। डीएनए जो होता है उसका जो आवेश यानी कि चार्ज, ठीक है, ये ऐसा बात बोला जाता है कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तीनों को ही अलग करने की पहचान, अलग करने के लिए जो तकनीक काम में आती है उसे बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेकिन विशेषकर सबसे ज्यादा इसका उपयोग काम आता है डीएनए में। हम सारी बात अभी किसकी कर रहे हैं? डीएनए। लेकिन डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तीनों में इसका उपयोग किया जा सकता है, अपन लिखेंगे परिभाषा में। कुल मिला के डीएनए के बहुत सारे खंड, अब मैंने यूं समझो कि डीएनए का एक वांछनीय डीएनए अपन ने निकाला कहीं से, अब उसको हमने पीसीआर से, पीसीआर काम आता है, फोटोकॉपी मशीन है पीसीआर, तो कई सारी हजारों कॉपियां बना दी। अब इन सबको यहाँ ढेर लग गया मेरे पास, इनको अलग करना है। अलग करने के लिए हमारे पास अलग से मशीन है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए के खंडों को पृथक करने की जो मशीन है, ये जो तकनीक है उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, जहां पर डीएनए पे चार्ज और उसकी साइज क्या है, ठीक है, उस बात को समझेंगे, परिभाषा में लिखेंगे। किस आधार पर डीएनए के खंडों को अलग किया जाता है? डीएनए का चार्ज यानी कि आवेश और मोलेकुलर साइज यानी कि आणविक आकार या माप क्या है, उस आधार पर देखेंगे अपन कैसे। तो ये जो मशीन है, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि डीएनए पे चार्ज कैसा होता है, डीएनए नेगेटिव या पॉजिटिव कैसा होता है? हम सब पॉजिटिव थॉट वाले, लेकिन डीएनए का थॉट कैसा है? यूं याद रखो अपने, तो डीएनए कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, डीएनए पे ऋणात्मक आवेश होता है। तो जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिक्स के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा जाता है, हल्का फुल्का हम जानते ही हैं, हम वो व्यक्ति हैं जो इस बैटरी में से इसके अंदर भी सेल डालता हूं तो प्लस माइनस मुझे देखना पड़ता है ना, किसी ने नहीं पढ़ा है, लेकिन हम बचपन से रिमोट में डालते ही थे सेल, सब जानते हैं, जानते हैं ना, खिलौने में डाले हमने, लेकिन हम जानते थे कि यार प्लस किधर लिखा और माइनस किधर और लिखा, उसका तो सेल डलता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसमें दो तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं, माइनस और माइनस वाले को कैथोड, प्लस वाले को, ये नाम थोड़े से मुश्किल से रखते हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं, केमिस्ट्री में पढ़े हैं, फिजिक्स में मुझे नहीं पता कहां, केमिस्ट्री में पढ़ूंगा। तो कुल मिला के डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है। तो जब ये गुलाबी रंग में जो दिख रहे हैं ये डीएनए के खंड है, 1 2 3 4, ये मशीन है जिसके अंदर एगेरोस जेल भरी हुई है। क्या क्या लिखा हुआ पहले देख लेते हैं। सॉल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ है, इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड करंट छोड़ रखा है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये जेल है, एगेरोस जेल,
कौन सी अभी बात करेंगे? स्लॉट कंटेनिंग डीएनए सैंपल, खांचे छोड़ रखे हैं किसके लिए? डीएनए डालने के लिए। 4 खांचे दिख रहे हैं, मूवमेंट ऑफ डीएनए वो बात करें। अब क्या होता है कि डीएनए के 4 खंड अपन ने डाले, ऐसे ढेर सारे हमने समझने के लिए कितने की बात करी? 4, आसान सा। अब इस डीएनए खंड को यहां डाला और करंट बटन चालू। इलेक्ट्रिक फील्ड इस सॉल्यूशन के अंदर, आप जानते हो पानी में भी करंट आता है और सॉल्यूशन कभी भी बनता है तो पानी से ही बनता है, ठीक है। तो कुल मिला के यहां पर जैसे करंट चालू करेंगे तो ये नेगेटिव जो डीएनए है ये आपको पता है माइनस प्लस की तरफ जाता है, प्लस माइनस की तरफ, ठीक है। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट वो अपन कहते हैं ना, सिंपल सी बात। तो क्या होगा कि ये माइनस है डीएनए तो, और यहां चार्ज हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया माइनस वाला, यहां लगा प्लस, तो डीएनए भाग के इधर आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? तो अब डीएनए जो भाग के इधर आएगा तो डीएनए की गति किस तरफ होती है? एनोड की तरफ। जेल इलेक्ट्रो क्वेश्चन की बात, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए की गति किस और होती है? कैथोड या एनोड? एनोड। एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। पहला क्वेश्चन वाला पॉइंट ऑफ व्यू पर लिखेंगे। दूसरी बात, अब आप मुझे बताओ कि अगर एक को रेस लगानी है, दौड़ना है, तो छोटे जो हैं वो दूर तक भाग जाएंगे, मोटे जो हैं वो भाग नहीं पाएंगे। यानी कि यहां पर एक और खास बात कि डीएनए के छोटे खंड जो है वो दूर तक दूरी तय करेंगे, बड़े वाले पास ही रह जाएंगे, छोटे दूर तक जाएंगे। याद रखने का तरीका, तो दूर तक जाएंगे ये भी बात अपन लिखेंगे। इस छोटे फ्रेगमेंट जो है डीएनए के खंड है वो दूर तक गति कर पाते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ठीक है। अब इस तरीके से जैसा होगा तो उसकी वजह से डीएनए के बैंड्स बनेंगे, ठीक है। कोई कहां तक पहुंचा, कोई कहां तक पहुंचा, कोई कहां तक पहुंचा, इस तरीके से गति। तो मैंने कहा शॉर्टर बैंड्स, छोटे वाले दूर तक पहुंच गए, बड़े वाले पास में ही रह गए, तो इस तरीके से बैंड बन जाते हैं। अब यहां पर टेक्निकल बातें जो क्वेश्चन वाली हैं उस पर आते हैं, पहले समझ लेते हैं, उनको फिर लिखेंगे। ये तो डायग्राम से हमें समझना था। जो पहली बात यहां पर अपने को जो ध्यान रखना है, काम में आ रहा है एगिरोज जेल। सबसे प्रचलित जो माध्यम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उपयोग किया जाता है उसका नाम है एगिरोज जेल, जिसे नाम शब्द ही बना है अगर अगर से। एगेरोज पूछा था तुमने मुझे, उसकी बात अब आ रही। एगेरोज जो है वो अगर अगर शब्द से बना हुआ है। एगेरोज जेल लाल शैवाल से प्राप्त होता है, ठीक है। जेलिडिया या ग्रेसिलिडिया अपन जिसको कहेंगे, 2 प्रजातियां हैं, उनसे अगर अगर या एगेरोज को प्राप्त किया जाता है, वो इसमें माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। पहली बात क्वेश्चन के लिए, ठीक है। कौन सा माध्यम सर्वप्रचलित? एगेरोज जेल। दूसरी बात, यहां पर जब ये बैंड बन जाएंगे तो इन बैंड को देखना है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसके लिए हम यहां पर इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग? इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड इस पर डालेंगे तो ये नारंगी रंग की, ऑरेंज कलर की धारियां स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाती हैं। और ये डीएनए को अब पता चल गया छोटा कौन सा, बड़ा कौन सा, आकार के आधार पर हमने उनको अलग कर लिया। तो कुल मिला के डीएनए खंडों को इस एगेरोज जेल से निकालना है, तो इनको निकालने की प्रक्रिया कहलाएगी इल्यूशन या निष्कर्षण, जिसको अपन कहेंगे, उसकी परिभाषा भी बात आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अब ये नारंगी रंग की पट्टियां आपको कैसे दिखेगी? इथिडियम ब्रोमाइड तो डाला, लेकिन इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद भी आपको कौन सी एक्सरे डालनी है, गामा रेस डालनी है, तो ध्यान रखना यूवी रेस। एक्सपोज किससे करना पड़ेगा? पराबैंगनी किरणों से, यूवी रेस से एक्सपोज यहां पर अपन करते हैं। तो 2-3 चीजें जो क्वेश्चन वाली बातें हैं, यहां पर 3 तरीके की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विशेष रूप से काम में आती हैं। सबसे पहले स्टार्च जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जहां पर जेल स्टार्च वाला है। दूसरा एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और तीसरी एक और आपने सुना होगा पेज, PAGE, ठीक है, पॉली एक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये फुल फॉर्म पे क्वेश्चन पूछा गया किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। तो अपन इन चीजों को लिखते हुए आते हैं, एक आध स्लाइड में पूरी बात खत्म कर लेंगे। आप मेरे साथ नोट करें, अभी समझते हैं।
शुद्ध हिंदी लिख दी, बाकी इंग्लिश वाला नाम ज्यादा ध्यान रखना, फिर भी मैंने लिख दिया है। ऐसी परिभाषा आ जाए तो इसी प्रक्रिया को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जाना जाता है। किस आधार पे, ये भी अपने को ध्यान रखना है। कुछ पूछा? लाल शैवाल की दो प्रजातियां जो फेमस हैं, डीएनए एगेरोस को निकालने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, या अगर अगर को प्राप्त करने के लिए, ये अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी, जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया। क्लियर नोट? आपने क्लियर नोट? इतना जल्दी? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? स्पीड? हाँ, इतना तो मशीन से टाइप होता है। हाँ, डीएनए नेगेटिव आवेश हैं जो एनोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखिए बात, आवेश डीएनए का कैसा है? नेगेटिव। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में गति किस ओर करेंगे? एनोड। ठीक है ना, एनोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। ये सारी बातें
ये इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले ही लिख रहे हैं अपन, है ना, बहुत शॉर्ट में काम वाली चीजें लिखी मैंने से। तो अब जो इसने मुझे एक दिन क्वेश्चन पूछा था कि सर ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि किसी एग्जाम में कि अगर अगर या एगेरोस दोनों एक ही बात है ना, अगर अगर डब्ल्यू में था, तो अब मुझे बड़ा डर लगता है कि यार पढ़ाता हूँ यार इसमें से क्वेश्चन आया भी नहीं आया, लोग यही कह रहे हैं कि डब्ल्यू में, ठीक है। अब अगर अगर कहो या एगेरोस कहो, ये किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन में शेवाल भी था, फर्न भी था। अभी बोले सर फर्न, तो फिर उसके लिए हमें हमारी जेट की पड़ी हुई बायोलॉजी याद करनी पड़ेगी। आपको बता दूं, पादपों में सबसे निम्न वर्गीय पादप होते हैं शेवाल। सबसे नीचे कौन होते हैं? शेवाल, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट जो फर्न जिसमें आते हैं टेरिडोफाइट में, फिर जिम्नोस्पर्म, सबसे उच्च वर्गीय जो आपकी फसलें आप पढ़ रहे हो सारी क्या है? एंजियोस्पर्म है। तो ये किससे आएंगे? शैवाल से, ना कि ये फर्न टेरिडोफाइट नहीं है। कौन? शैवाल। शैवाल भी अलग अलग तरीके की होती हैं, तो ये वाली जिस शैवाल है उसका वो कौन सी है? लाल शैवाल, जिसके दो नाम प्रजातियां अपन ध्यान रखेंगे, जेलिडियम और क्रेसिलेरिया। नोट कर लिया सबने? 2 पॉइंट और लिखने हैं, बंद मत कर, है ना, मेरे को टेंशन होती है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे।
कर लिया नोट? आखिर में तो बड़े स्पीड से नोट करते हैं, कोई बात। तो अपन ने जो समझी वही चीजें अपन ने लिखी हैं। डीएनए खंडों को देखने के लिए हम यहाँ पर किससे स्टेन या अभिरंजित करते हैं? तो इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड हम म्यूटेशन में पढ़ेंगे, म्यूटाजन, रासायनिक म्यूटाजन, जिसका उपयोग करके बाजरा और जौ में, जो फेमस क्वेश्चन है जेनेटिक्स में, बाजरा और जौ में सीएमएस साइटोप्लाज्मिक मेल स्पिरल इसमें विकसित की गई। ठीक है, तो ये इथिडियम ब्रोमाइड वहां भी आएगा, वापस वहां याद दिलाऊंगा। अभी यहाँ का वहां याद दिलाए, वहां का यहाँ का फिर उल्टा सुल्टा होगा। तो इथिडियम ब्रोमाइड से हम अभिरंजित करते हैं ताकि हमें ये डीएनए खंड दिखाई दे सके, और देखने के लिए हमें साथ में यूवी रेस को भी उस पर डालना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड और यूवी रेस काम में आएगी इनको देखने के लिए। दूसरी बात, इनको अलग करने की प्रक्रिया, एगेरोस जेल में डीएनए खंड डाल रखे हमने, गति करके उस जेल में उस जेल से बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाएगी इल्यूशन या शालन के नाम से जानी जाती है। इस प्रक्रिया की परिभाषा पे भी क्वेश्चन होता है कि 3 प्रकार की आपको मिलेगी, स्टार्च, एगेरोस, पेज, यानी कि पेज की फुल फॉर्म पॉली अक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर है? अगली क्लास में आते रिवाइज करते हुए पीसीआर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।